नमस्कार। भारत में एक संगठन है जो लगभग 100 सालों से काफी हद तक चुपचाप देश की दिशा तय करने में लगा हुआ है। आज हम उसी संगठन यानी आरएसएस की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी यात्रा है जिसने भारत की राजनीति और समाज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। देखिए, साल 2025 में भारत एक बहुत बड़ी शताब्दी मनाने जा रहा है। पर यह किसी स्वतंत्रता सेनानी या किसी ऐतिहासिक घटना की सालगिरह नहीं है। नहीं, ये सालगिरह है एक ऐसे संगठन की जो आज सत्ता के केंद्र में है। और इस मौके को मनाने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। कोई बहुत बड़ा स्मारक नहीं बनाया जा रहा, बल्कि इसे एक सिक्के और एक डाक टिकट के जरिए याद किया जा रहा है। और ये सिक्का यही इस पूरी कहानी का केंद्र है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, यानी आरएसएस की। इसके 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक 100 रुपए का सिक्का जारी किया और इसे जारी करते हुए उन्होंने कहा कि शायद आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार है जब भारत माता की तस्वीर किसी भारतीय सिक्के पर छपी है। बस यही एक बात ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि ये संगठन आज कितना कितना महत्वपूर्ण हो गया है। तो चलिए सबसे पहले इसी सिक्के और इसके पीछे छिपे मतलब को, इसके प्रतीकवाद को समझते हैं। ये सिर्फ एक सिक्का नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश है। इस पर आप देखिए, भारत माता है, उनके साथ एक शेर है और उन्हें प्रणाम करते हुए स्वयंसेवक हैं। और इस पर संघ का आदर्श वाक्य भी लिखा है, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम। मतलब मेरा सब कुछ राष्ट्र के लिए है, मेरा अपना कुछ भी नहीं। यही प्रतीकवाद, यही सिंबॉलिज्म संघ की विचारधारा की असली नींव है। लेकिन सवाल ये है कि इस संगठन का इतना महत्व क्यों है? इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और समझते हैं कि संघ की शुरुआत आखिर हुई कैसे। आरएसएस की पूरी विचारधारा की नींव एक शब्द पर टिकी है, हिंदुत्व। इस विचार को वीडी सावरकर ने परिभाषित किया था और इसका मूल सिद्धांत ये है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ की संस्कृति पर पहला अधिकार हिंदुओं का है। इसी सोच ने, इसी विचार ने संघ को जन्म दिया। तो इसकी शुरुआत हुई 1925 में नागपुर से। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, इसके एक संस्थापक सदस्य थे बीएस मुंजे। वो 1931 में इटली गए और वहाँ के तानाशाह मुस्सोलिनी से मिले। और ऐसा माना जाता है कि मुस्सोलिनी के फाशीवादी संगठनों से ही प्रेरणा लेकर आरएसएस का शुरुआती मिलिट्री स्टाइल ढांचा तैयार किया गया था। संघ के जो दूसरे सरसंचालक थे एमएस गोलवलकर, उन्होंने 1939 में अपनी किताब वी में कुछ ऐसी बातें लिखीं जो आज तक बहस का और विवाद का विषय हैं। स्क्रीन पर उनका ये जो कथन है, ये उस दौर की विचारधारा की एक झलक देता है, जिसकी बाद में जाहिर है कई लोगों ने आलोचना भी की। संघ का ये 100 साल का सफर कोई सीधी सपाट सड़क नहीं रहा है, बल्कि ये विवादों, प्रतिबंधों और जबरदस्त राजनीतिक संघर्षों से भरा हुआ है। आरएसएस का इतिहास आप देखें तो विवादों से भरा पड़ा है। सोचिए, इस पर तीन बार बैन लगा। पहली बार 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद, फिर 1975 में इमरजेंसी के दौरान और तीसरी बार 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद। लेकिन कमाल की बात यह है कि हर बैन के बाद ये संगठन एक नई रणनीति के साथ और मजबूत होकर वापस आया। साल 1948 ये वो वक्त था जब संघ अपने सबसे बड़े संकट से गुजरा। महात्मा गांधी की हत्या के बाद देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने इस पर बैन लगा दिया। ये संघ के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ी, शायद सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन यहाँ पर ना भारत के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच एक बहुत दिलचस्प वैचारिक मतभेद देखने को मिलता है। जहाँ एक तरफ जवाहरलाल नेहरू संघ की गतिविधियों को अक्सर राष्ट्र विरोधी मानते थे, वहीं सरदार पटेल का नजरिया थोड़ा अलग था। उनका मानना था कि संघ के लोग हैं तो देशभक्त ही, बस उनकी सोच की दिशा भटक गई है, जिसे सही करने की जरूरत है। तो फिर संघ वापस कैसे आया? सरदार पटेल ने कुछ शर्तें रखीं। उन्होंने कहा, अपना एक लिखित संविधान बनाओ, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाओ, राजनीति से दूर रहो और सिर्फ एक सांस्कृतिक संगठन बनकर काम करो। संघ ने ये शर्तें मान ली और 1949 में बैन हटा लिया गया और यहीं से संघ ने अपनी रणनीति बदलनी शुरू की। तो चलिए अतीत से निकलकर अब आज की बात करते हैं। आज का आरएसएस कैसा है और इसकी दिशा क्या है? खुद प्रधानमंत्री मोदी का ये मानना है कि जो मौजूदा प्रमुख है मोहन भागवत, उनके नेतृत्व में संघ सबसे ज्यादा बदला है।
चाहे वो खाकी निकर की जगह पैंट लाना हो या सोशल मीडिया का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करना। भागवत ने संघ को एक मॉडर्न चेहरा देने की कोशिश तो की है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव सिर्फ बाहरी है या अंदरूनी भी है। मोहन भागवत ने भविष्य के लिए पंच परिवर्तन का एक विजन दिया है। इसमें समाज को जोड़ने यानी सामाजिक समरसता की बात है, पर्यावरण बचाने की बात है, स्वदेशी अपनाने और नागरिक कर्तव्य निभाने जैसी बातें शामिल हैं। ये संघ की उस कोशिश को दिखाता है जहां वो अब सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति से आगे बढ़कर सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी पकड़ बनाना चाहता है। और इसी सामाजिक समरसता पर जोर देते हुए मोहन भागवत का ये बयान काफी चर्चा में रहा था। ये संघ की उस कोशिश को साफ दिखाता है जिसमें वह अपनी छवि को और ज्यादा व्यापक बनाना चाहता है और समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। तो सवाल ये उठता है कि आरएसएस की ये 100 साल की यात्रा भारत के भविष्य के लिए आखिर क्या मायने रखती है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में कहें तो संघ का एक ही लक्ष्य है, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। मतलब अगर एक व्यक्ति का चरित्र सुधर गया तो राष्ट्र अपने आप महान बन जाएगा, और इसी सिद्धांत पर संघ आज भी काम कर रहा है। और ये राष्ट्र निर्माण का काम अब एक खास लक्ष्य से जुड़ गया है, और वो लक्ष्य है साल 2047, जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान इस बात को एकदम साफ कर देता है कि उनकी सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने लक्ष्य में आरएसएस की भूमिका को कितना अहम मानती है। तो असली सवाल यही है, एक संगठन जो विवादों में जन्मा, जिस पर 3 बार बैन लगा, आज वो भारत के भविष्य का रोडमैप तैयार करने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो आरएसएस की अगली सदी भारत को आखिर कहाँ ले जाएगी? क्या ये एक ऐसा भारत होगा जिसमें सब शामिल होंगे, या एक ऐसा राष्ट्र जिससे उसकी हिंदुत्व की जड़ें ही परिभाषित करेंगी? इस सवाल का जवाब ही भारत का भविष्य तय करेगा।